आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आप इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार आप लोगों की सहूलियत के लिए है, आपके सवालों के जवाब देने के लिए है। अब से थोड़ी देर बाद एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे आप भी अपने सवाल कर सकते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना के हालात को देखते हुए अब से थोड़ी ही देर बाद बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक करने वाले हैं, जिसमें 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। मीटिंग में बात होगी वैक्सीन पर, बात होगी कोरोना के केसेस को देखते हुए क्या इंतजाम होने चाहिए उस पर। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे अपने अपने राज्यों का हाल और क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो पाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के जरिए ये जाना जाएगा 6 राज्यों में कोरोना काल में क्या व्यवस्थाएं हैं जिन्हें और दुरुस्त करना चाहिए, क्या कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कंडीशन में हो और लोगों को किसी भी तरह से ना तो इलाज में ना दवाई में किसी भी तरह से किल्लत ना हो, दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, कोरोना को लेकर फिलहाल एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। 10 राज्यों के डीएम के साथ सीधी बात करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। 20 मई को 54 डीएम के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। वर्चुअल ये बैठक होगी। राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा प्रधानमंत्री सीधे डीएम के जरिए जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके जिले में कंडीशन है और क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं, क्या कुछ नए स्टेप उठाए जा सकते हैं कोरोना केसेस को कंट्रोल करने के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं, कोरोना को लेकर चर्चा कर चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि जरूरी कदम जो आपको लगे वो उठाइए राज्यों में कोरोना के केसेस को देखते हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। 20 मई को ये बड़ी बैठक होगी जब जिला अधिकारियों से सीधा संवाद होगा, सीधी बात होगी और कोविड काल में क्या कुछ कमी रह गई है जिसे दुरुस्त किया जाना है, क्या कुछ कंडीशन अलग अलग जिलों की है वो जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 मई को ये बड़ी बैठक होनी है और अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात भी करने वाले हैं। वैक्सीन को लेकर चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत की खबर मिल रही है। इसी बीच बड़ी खबर, देश कोरोना की मार झेल रहा है। हर दिन कोई ना कोई अपनों को खो भी रहा है। अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोग खड़े हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए। तो दूसरी तरफ वैक्सीन इस आफत में रामबाण की तरह है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं लगातार कि वैक्सीनेशन करवाइए, लेकिन उसमें भी लंबी कतार है। आपका नंबर कब आएगा ये कोई नहीं कहता, किसी को नहीं मालूम। देश के 2 बड़े राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र में तो हालत ऐसी है कि 18+ वाले जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन को होल्ड पर रख दिया गया है। कहा है 45+ वालों को अभी फिलहाल वैक्सीन दी जाए। दिल्ली में सिर्फ 9 दिन की वैक्सीन बची है तो महाराष्ट्र में भी वैक्सीन खत्म होने वाली है। उधर दूसरी तरफ शवों को नदियों में बहाने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल ये भी कि नदियों में जिन शवों को बहाया गया क्या वो कोविड संक्रमित तो नहीं थे, और अगर उन्हें नदी में डाला जा रहा है तो कहीं पानी तो दूषित नहीं हो जाएगा, कहीं पानी से संक्रमण फैलने का खतरा तो नहीं है। ये एक अलग पहलू है। हालांकि जगह जगह प्रशासन ये कह रहा है कि इस मामले की जांच होगी। जगह जगह एक ही गड्ढा खोदकर जेसीबी के जरिए उन सभी को दफनाया भी जा रहा है। बिहार, गाजीपुर, बलिया, अब अलग अलग जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर गांव वाले इलाके हैं वहां अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कई जगह लकड़ी कम पड़ रही है, लकड़ी नहीं मिल पा रही, इसीलिए लोग अपनों को खोने के बाद उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दे रहे हैं, ये कहते हुए कि उनकी अपनी सोच है कि गंगा मां अपना आशीर्वाद देंगी और उन्हें आसरा भी देंगी। इस तरह की सोच में कई गांव वाले अंतिम संस्कार न करके डेड बॉडीज को पानी में बहा दे रहे हैं। अब ऐसे में मरीजों के लिए आफत ये आ गई है। कई और बीमारियां हैं इस बीच जो कि कहर बनकर टूट रही हैं। कई बार कोरोना से उबरने वाला हार्ट अटैक से जान गंवा रहा है तो किसी को ब्लैक फंगस की वजह से आंखों की रोशनी गंवानी पड़ रही है, तो कभी अब शरीर का कोई अंग कटवाना पड़ रहा है, काट देना पड़ रहा है, वरना फंगस फैल सकता है, ये संक्रमण फैल सकता है। कई ऐसे लोग भी हैं जो कि कोरोना से ठीक होने के बाद मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं और सोचते भी हैं कि कोरोना तो पिछले साल भी आया था, लेकिन सब उस वक्त इतनी दहशत में नहीं थे जितनी दहशत इस वक्त है। इतना खौफ उस वक्त नहीं था,
इतनी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी, मौत जो कि लगातार बढ़ रही है। इस बार कोरोना से दहशत के इस माहौल में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस डर से निकला जा सकता है, कैसे हम अगर हमारे घर में कोई कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है तो कैसे उसे दुरुस्त रखा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर ओम शंकर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं BHU से। हमारे साथ दूसरे डॉक्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर ओम शंकर, आपसे ही मेरा सवाल। कोरोना पिछले साल भी आया था, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ना तो ऐसी दहशत थी, ना ही इतनी मौतें हो रही थी। इस बार ऐसा हो रहा है तो वजह क्या है? और एक अहम सवाल ये भी कि अगर कोई कोरोना टेस्ट में नेगेटिव भी आ रहा है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। कोई हार्ट अटैक से मौत हो रही है, तो किसी का लीवर प्रभावित हो जाता है, किसी की किडनी पर इफेक्ट है। ऐसा क्यों सर? ऐसा है कि हम लोग सब देखिए बहुत दिनों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो कोरोना है वो पहले की तरह नहीं है, ये पहले से अलग है। अलग इसलिए है कि कोरोना के पहले वायरस जो इन्फेक्शन फैला रहे थे, उन्होंने अपना रूप रंग बदल दिया है, जिसे हम लोग म्यूटेंट स्ट्रेन कहते हैं। म्यूटेंट स्ट्रेन में कई सारे ऐसे म्यूटेंट जो काफी डेंजरस पाए गए हैं, जिसको स्टेट ऑफ कंसर्न माना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें जैसे है कि B117 जो कि यूके स्ट्रेन था, वैसे ही इंडिया में एक स्ट्रेन अभी और जो फैला हुआ है उसको कहते हैं B1617। ये भी काफी खतरनाक स्ट्रेन माना जाता है। तो इसी तरह के जो स्ट्रेन नए स्ट्रेन है, इनमें इन्फेक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, ट्रांसमिशन उसमें ज़्यादा है, और वो ज़्यादा आसानी से फैल जाती है। पिछले बार हम लोगों ने देखा कि घर में अगर एक व्यक्ति को कोरोना हुआ है और उनको आइसोलेट करते हैं तो दूसरा तीसरा व्यक्ति बच जाता था। लेकिन इस बार देखते हैं कि उसको इतना खतरनाक है कि अगर उस बंद करने में इतना ज़्यादा स्टेबल है, कहने का मतलब क्या है कि वो आसानी से हवा में नहीं ज़्यादा देर जितना रह सकते, ज़्यादा देर जितना रह सकते हैं दूसरे और ज़्यादा हार्म की मारक क्षमता जो पैथोजेनिसिटी कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो भी ज़्यादा है। और पहले और इस वेव में एक और जो खास करके फर्क था, पहले वेव में जब कुछ 100 लोग हमारे यहाँ संक्रमित हुए तो हमने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। वो एक तरह हमको समय भी दिया था और कोरोना की जो एक साथ में जो फैलने की क्षमता थी उसको कम किया था, उसके रफ्तार को कम किया था। इस बार क्या हुआ है कि खतरा ज्यादा है। हाँ डॉक्टर ओम शंकर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खतरा भी ज्यादा है और लोगों में दहशत भी उसके साथ ज्यादा है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, HOD हैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट सर गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर अनिल, एक वो वक्त था ना जब कोविड पॉजिटिव आने के बाद जब नेगेटिव रिपोर्ट आती थी तो एक राहत मिलती थी, एक सुकून मिलता था कि हाँ आप कोविड नेगेटिव हो गए हैं, धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, और ये वक्त भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता था। लेकिन इस बार खतरा भी ज्यादा है और कोविड नेगेटिव आने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आगे कुछ अनहोनी नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, आप पे डिपेंड करता है। अगर वाइल्ड इन्फेक्शन की रिकवरी अच्छी हो जाती है, अगर मॉडरेट टू सीवियर कोविड है जरूरत पड़ती है, तो है कि आप अंग के अलावा फिजिकल या मेंटल, तो जो फिजिकल पर हो सकता है जैसे फीवर है, तो कुछ रेजिडुअल जो कि विद पैथोजेनिक और लगता है उससे भी साइकोलॉजिकल है। डॉक्टर अनिल, आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, उसे हम ठीक कराते हैं। इतने मैं डॉक्टर ओम शंकर से बात कर लेती हूँ। आप जो ऑडियो में दिक्कत है वो हम दूर करा रहे हैं। डॉक्टर ओम शंकर, इस बार कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद एक तो हार्ट अटैक बहुत ज्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था, अचानक से चले गए, और एक ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं और अब धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। क्या करें लोग बचने के लिए? देखिए क्या है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि अभी जो हार्ट अटैक या ये जो आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव है, ये रिपोर्ट नेगेटिव होने की वही चीज़ मैं उसमें बता रहा था जो पहली बार बता रहा था। जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, ऐसा माना जाता है कि वो कई हमारे ट्रेडिशनल टेस्ट उसको स्किप कर जा रहा है, तो हम लोग उसको नहीं एक को पिकअप कर रहे थे। इससे क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर्ली टेस्ट ना करें तब भी फॉल्स नेगेटिव PCR टेस्ट हो सकता है।
और PCR की सेंसिटिविटी देखें तो वो 70% यानी 100 में 30% वैसे भी माना जाता है कि वो हमसे है। तो हमको रिपोर्ट से ज़्यादा पेशेंट के सिम्टम को इस महामारी में ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन पिछली बार के हिसाब से जैसा हम पेशेंट जो है यंग पेशेंट को भी अफेक्ट कर रहा है और यंग पेशेंट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता है जिसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि जैसे एल्डरली में ज़्यादा आपको हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की शरीर में कमी। ऑक्सीजन की शरीर में कमी जैसे हम लोग अभी रिकमेंड करते हैं कि 94 से कम अगर किसी का ऑक्सीजन हो रहा है तो आप सावधान हो जाए, अस्पताल में जाना चाहिए। वृद्ध लोगों में ये मतलब 90 और 94 के आसपास में भी सिम्टम होते हैं, लेकिन यंग पेशेंट जो है इस हाइपोक्सिया को यानी ऑक्सीजन की कमी जो शरीर में है उसको ज़्यादा टॉलरेट और 80 इवन की कुछ मरीज को देखा गया कि 70 में भी वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो क्या होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं। और यही वजह है कि जो आप कहते हैं कि तब तक क्या होता है, कोरोना शरीर में फैलता रहता है, आप अचानक से लोगों के मरने की ज्यादा संभावनाओं को देखते हैं। इसकी वजह ये है कि यंग पेशेंट जो नेग्लिजेंट है उसकी संख्या बढ़ी। आप देखिए कि एक बहुत अच्छे पत्रकार मित्र भी हमारे पिछले कुछ दिन पहले हमने किया था, उसको ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आपको बहुत बहुत विजिलेंट होना है। आपके पास जो एक हथियार है वो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, वो है ऑक्सीमीटर। तो सैचुरेशन ऑक्सीजन आप नापते हैं, उससे 3 बार कम से कम हर 2-3 घंटे में जरूर नापे अपना सैचुरेशन, और जब वो स्टेबलाइज हो जाए उनका वेट और उसको नापे। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 95 से कम हो रहा है और आप केयरफुल हो जाए, डॉक्टर के सलाह में डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहें, और थोड़ी से भी अगर लापरवाही आप बरतेंगे तो दिनों में 1-2 दिन ज्यादा खतरनाक वर्क एक्सप्लेन है तो आपकी जान जाने की, हार्ट अटैक करने की, क्योंकि हार्ट अटैक को रोकने के आपको ब्लड थिनर दिया जाता है उसमें, तो इस तरह करके आपको ब्लड थिनर को आपने नहीं दिया। तो ये संभावनाएं उस समय ड्यूरिंग द हॉस्पिटल जो बीमारी है वो भी इवन ठीक होने के बाद भी संभावनाएं बनी। तो ये ब्लड देना, अप्रोप्रिएट टाइम पर देना, लोगों का विजिलेंट होना और अपने ऑक्सीजन से काटना अपना, खास करके इस देश के नौजवानों से मेरी अपील है कि वो ये कोई भी मरीज जो है इस देश का जिनको भी कोरोना के इंजेक्शन लगते हैं, वो मेरी विनती है कि बिल्कुल भी आप लोग नेग्लिजेंट नहीं। थोड़े से मैंने तो कहा है, मैंने एक नारा दिया है, नारा ये दिया है कोरोना को हराना है तो हिट हार्ड एंड हिट अर्ली, जल्दी शुरुआत करें इलाज और ज्यादा अच्छे से कंप्लीट ट्रीटमेंट ले। बिल्कुल। तो इससे डॉक्टर ओम शंकर एक बात और समझाइएगा, कहा यह जा रहा है कि कोरोना काल में ब्लड क्लॉटिंग होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है और इंसान नहीं रहता, साथ ही साथ मानसिक हालत जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, चाहे वो अस्पताल में रहकर, आसपास के मरीजों को देखकर या घर में रहकर ही कोरोना इस वक्त डरा रहा है। क्या ऐसा संभव है कि मेंटली आप बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाएं या बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं, उसकी वजह से भी क्या हार्ट अटैक आ सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या है कि खास करके उन मरीजों में जो व्यक्ति 45, 40 या 50 के ऊपर वाले उम्र के हैं, जिसमें हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होते हैं, खास करके पुरुषों में, और जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी या इस तरह की अन्य किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, इस तरह की अन्य कोई बीमारी जो होती है वो सब के सब आपको ऑलरेडी हृदय के ऑलरेडी हाई रिस्क ग्रुप में आप आते हैं उम्र के हिसाब से, कई हिसाब से, और अन्य जो दवाइयाँ देते हैं आप दूसरी बीमारियों के लिए, कैंसर या उसकी वजह से कुछ आपको होता है। तो स्ट्रेस एक नॉन फैक्टर है जो आपको न सिर्फ हार्ट की बीमारी पैदा करता है बल्कि किसी भी व्यक्ति में आपको हार्ट अटैक करवा सकता है। खास करके कोरोना के महाप्रलय में जहाँ आप चारों तरफ लाशों के भंडार देखते हैं, किसी तरह तो ये भी डर है कि कल को हम बीमार होंगे तो अस्पताल में नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, और ये जो नकारात्मकता का ये सकते हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब सोच में पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसीलिए नेगेटिविटी खुद पर हावी होती है और तब हम इस तरह से अनहोनी का शिकार होते हैं। डॉक्टर अनिल, हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस को लेकर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। हार्ट अटैक तो बताया कि ब्लड क्लॉटिंग हुई या फिर आपने बहुत ज्यादा मानसिक तनाव ले लिया या 45+ हैं अब या ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो होता है,
ब्लैक फंगस वाले कौन से केसेस हैं? क्या उसमें कोई गंभीर बीमारी पहले से होनी जरूरी है या आमतौर पर किसी को भी हो सकता है? देखिए, ब्लैक फंगस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द यूजेज ऑफ स्टेरॉयड अंडरलाइंग कंडीशंस व्हिच प्रीडिस्पोज टू फंगल इन्फेक्शन लाइक डायबिटीज। तो अगर आप इनडिस्क्रिमिनेटली स्टेरॉयड यूज करेंगे फॉर अननेसेसरी इंडिकेशन या लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए और अनकंट्रोल्ड शुगर के प्रेजेंस में, तो इट इज वेरी लाइकली कि फंगल इन्फेक्शन होगा। तो जिस तरीके की ये नेशनल रिकमेंडेशंस हैं कि सिर्फ मॉडरेट या सीवियर पेशेंट्स को जिनको ऑक्सीजन ड्रिप कर रही है, जिनको 5 और 7 दिन के बाद स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, फॉर मिनिमम ड्यूरेशन विद मिनिमम डोज दीजिए। Indiscriminate use of steroids, especially in patients who are diabetics or immunocompromised, और जिनकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको फंगल इन्फेक्शन क्यों होना ज्यादा है। तो हाई ब्लड शुगर प्लस persistent need for oxygenation through either the contaminated pipes or unclean water, unhygienic water, that is what predisposes to fungal infection, not as a routine case. तो डॉक्टर अनिल, एहतियातन क्या करना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे ताकि इस बीमारी से बच सकें? देखिए, अगर स्टीरॉयड, आप पहली बात तो कभी भी आप जिंदगी में सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। हाँ। अगर आप देखिए 100 केसेस हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के, जिसमें से 80 को बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 18% को मॉडरेट इन्फेक्शन होता है, 2% को आईसीयू की जरूरत पड़ती है, 80% को कोई स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है। जो 18% मॉडरेट केसेस हैं, आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, और अगर आपका सिंपल ऑक्सीजनेशन से आपका सैचुरेशन मेंटेन होता है तो स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है। ये 5वें-6ठे दिन के बाद अगर आपका ऑक्सीजनेशन नहीं कंट्रोल होता तब स्टीरॉयड की जरूरत पड़ती है। अगर सीटी स्कोर जो सेंसिटिविटी स्कोरिंग होती है उसकी सिवियरिटी स्कोरिंग, वो अगर आपकी 13-14 से ज्यादा हो, उस केस में भी अगर आपको डॉक्टर जुडिशियली स्टीरॉयड यूज करते हैं इन द मिनिमम डोज ऑफ डेक्सोना इन द फॉर्म ऑफ 6 मिलीग्राम पर डे फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट एज सून एज यू रिकवर यू स्टॉप इट, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट। और जब हम ऑक्सीजन किसी को दे रहे हैं तो हमारा ह्यूमिडिफायर, हमारी ट्यूबिंग, हमारा पानी बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए। अगर वो क्लीन नहीं होता तो दैट इज ए पोटेंट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। आफ्टर फंगस आता कहाँ से है? हाँ। तो ये अगर हम उसको सोर्स को प्रिवेंट कर सकें, शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें और मिनिमम डोज और मिनिमम ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉइड दें, तो ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी का सामना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शक सुन रहे होंगे और इस बात को अमल में लाएंगे भी। इलाहाबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश, जो कि आप ही से सवाल करना चाहते हैं। रमेश, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने पहला वैक्सीन का डोज ले लिया है, उसके बाद मुझे 5-6 दिन तक फीवर रहा। अब मुझे क्या दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए? डॉक्टर ओम शंकर, आप जवाब दे दीजिए इनका। जी, ऐसा है कि ये फीवर आना जो है एक कॉमन रिएक्शन है। जो भी हम वैक्सीन लेते हैं तो फीवर कुछ दिनों के लिए आ सकता है। 2-4 दिन का फीवर आना, उसको नॉर्मल पैरासीटामोल के द्वारा हम लोग कम कर देते हैं। वो अपने आप ये शरीर का जो वायरस या उसके पार्टिकल जो हम शरीर में वैक्सीन के रूप में या कंस्टिट्यूएंट के प्रति किसी को थोड़ी बहुत एलर्जी होती है या उस समय रिएक्शन होता है, उससे कुछ समय के लिए आपको फीवर आ सकता है। इसलिए उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। नियमित समय पर अपना दूसरे डोज का वैक्सीन लें। और बार बार हमारे साथ जब एक्सपर्ट जुड़ते हैं, डॉक्टर्स जुड़ते हैं, वो यही बताते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को वैक्सीनेट कराया जाता है, उसका वैक्सीनेशन होता है। हम लोगों को भी बचपन में टीके लगे हैं और बुखार आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, इससे डरना है घबराना नहीं है। बल्कि आप और लोगों को भी ये समझाइए कि डरना है या घबराना नहीं है, भ्रम नहीं फैलाना है, अपना वैक्सीनेशन कराना है वक्त से। पहला डोज ले लिया है, सेकेंड डोज भी आप लीजिएगा। डॉक्टर ओम शंकर, जिस तरह की स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं, जैसे लॉकडाउन जब तक नहीं लगा था करीब 4 लाख केसेस आ रहे थे, अब तो कई जगह लॉकडाउन है, उसके बावजूद 3.5 लाख से ज्यादा केसेस अगर 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, ये अच्छे संकेत हैं या डराने वाले कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो और ज्यादा केसेस हो सकते थे? थोड़ा सा इसमें मेरी जो व्यक्तिगत राय है कुछ अलग है और मैं चाहूंगा कि आपके सामने रखूं। क्या है कि लॉकडाउन का कब हम लगाते हैं लॉकडाउन का बेसिक पर्पस क्या होता है? लॉकडाउन का बेसिक पर्पस होता है जब हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अचानक आई आपदा से फेस करने के लिए रेडी नहीं है।
और उस समय सरकार को कुछ समय चाहिए जब हम प्रिपेयर करते हैं कि हाउ टू फाइट विद दैट, जैसे पहली बार हमने लगाया था। हाँ। दूसरा पर्पस क्या होता है कि बीमारी अभी कुछ लोगों तक सीमित है, हाँ। अगर सीमित लॉकडाउन लगा दिए जाए तो वो बीमारी वहीं रुक जाएगी और आगे नहीं फैलेगी। लेकिन जब बीमारी समाज के शहर से लेकर गांव तक फैल गया हो तो उस समय का लॉकडाउन जो है ज्यादा हार्मफुल होता है रेदर देन कि फायदेमंद। हार्मफुल इसके मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे होता है कि आम व्यक्ति जो गांव में रहते हैं उस बेचारे को शहर तक पहुंचने की दिक्कत होती है और वो गांव में ही बिना इलाज के मर जा रहे हैं। अभी तो आप नासे देख रहे हैं कि विभिन्न नदियों में मिल रही है, ये लॉकडाउन का ही साइड इफेक्ट है और वो एप्रोप्रिएट टाइम पर एप्रोप्रिएट इलाज के लिए शहरों में नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि गांव में तो अच्छे अस्पताल है नहीं। तो इसीलिए इस तरीके से जो हमें आभासी ये जो दिख रहा है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, वास्तविक ये आंकड़े कम नहीं हो रहे, ये 30-27 होकर इस तरह से सही कहा आपने, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कत होती है। उन दिक्कतों से बचा जा सकता था, वक्त से लॉकडाउन लगाते, केसेस कम होते और जो लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर भी एहतियाती कदम वक्त से उठाए जाने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि बिना जरूरत के घर से नहीं निकलना है। कोरोना संक्रमण का शिकार अगर आप हो भी गए हैं तो डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, हौसला और हिम्मत रखिएगा, हम जीतेंगे जरूर।